कुंती सुबह सुबह अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी वह अपने घर के सामने देखती है कि उसकी जेठानी 4-5 औरतों के साथ बैठकर गप्पे हाँक रही है। अरे विमला बहन, कितनी बार तुम्हें कहा है अपने पति से डर कर मत रहा करो, बल्कि उसे डरा कर रखा करो। कल रात भी पीकर आया था, मेरे साथ मारपीट करने लगा और अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। बच्चों ने हाथ छोड़ दिया तो पूरे मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। ये भी तू सही कह रही है। वैसे तुझे अपने ही तो समझ रही हूँ ना, वरना तो यहाँ अपने भी अपने नहीं होते। सुबह सुबह अदालत लगा के बैठ जाती है। कभी इसका मसला ही नहीं खत्म होता है। खुद की बहू तो इसे भाव भी नहीं देती है। बस मुझसे बड़ी है और मेरी जेठानी है, इसी बात का लिहाज कर रही हूँ मैं। अरे कुंती, देखकर भी सुबह सुबह राम राम नहीं बोला तूने। भले मैं तुझसे बड़ी हूँ, लेकिन इतनी उम्मीद तो कर ही सकती हूँ तुझसे। अरे कुंती बहन, आजकल तो घर से भी नहीं निकलती, ना जाने कहाँ बिजी रहती है। अरे दीदी जी राम राम, मैंने देखा नहीं, मैं तो काम धंधे में लगी हुई हूँ। घर का काम भी करना है, आपकी बहू तो वो भी कर लेती है। हाँ, तो तू भी अपने बेटे की शादी कर ले। तेरे बेटे का तो चक्कर कहीं और ही चल रहा है। मैं तो कहती हूँ उसी के साथ ब्याह करवा दे जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा है। ये सब अफवाह है, ना जाने मेरे बेटे को कौन बदनाम कर रहा है। खैर, मुझे घर में काम है। सुलोचना का काम ही था मोहल्ले की औरतों को भड़काना और घरों में कलेश करवाना। मोहल्ले की औरतें भी उसके साथ खूब मजा करती थी। एक रोज सुलोचना को कुंती का बेटा चंदन बाजार में मिलता है। चाची जी नमस्ते, कैसी हैं आप? और घर में सब ठीक है? मैं तो चंगी भली हूँ, लेकिन तुझे बड़े दिनों बाद देखा है। आजकल खूब मेहनत कर रहा है। चाची, घर चलाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, और चाचा जी भी तो मजदूरी करने जाते हैं। अब मजदूरी नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? अरे तेरे चाचा जितना कमाते नहीं हैं, उतना का तो पी ही जाते हैं। कितनी बार कहा है उन्हें कि थोड़ा कम पिया करो। अरे उनकी तो आदत हो चुकी है। अब आदत हो चुकी है तो इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं। अरे सुना है तू उस चाय वाले की बेटी से प्यार करता है। अगर ये सच है तो मुझे बता दे, मैं तेरे सपोर्ट में ही रहूंगी। आखिर तेरी चाची जो हूँ। अरे नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। मैं जानती हूँ तू उस चाय वाले की बेटी से प्यार करता है। ये बात मैं नहीं, पूरा मोहल्ला जानता है। तो अब बातें बनाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। और मैं तेरी शादी बिल्कुल भी उससे नहीं होने दूंगी। मैंने तेरे लिए रिश्ता देख लिया, तुझे वहीं शादी करनी पड़ेगी। आपको जो करना है आप करो, लेकिन मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। आखिर तू चाहता क्या है? पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाए, लेकिन तुझे मेरी थोड़ी सी भी फिक्र नहीं है। माँ, इसमें कैसी बदनामी? मैं उससे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। कुंती और चंदन के बीच बातों ही बातों में बहस हो रही होती है। तभी सुलोचना वहाँ आ जाती है। अरे क्या बात हो गई कुंती, इतना हल्ला क्यों मचा रखा है दोनों माँ बेटे ने? कुछ भी नहीं, बस आपस में बात कर रहे थे। बताइए दीदी, आपका कैसे आना हुआ? मैं तो तुम दोनों के ही आवाज सुनकर यहाँ आई हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं तो इसे समझा रही थी कि अपने काम पे ध्यान दे। इन लोगों का क्या है, वो तो 4 बात बोलेंगे ही। सुलोचना समझ जाती है कि कुंती और उसके बेटे में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। अब सुलोचना तो वहाँ से चली जाती है। देर शाम चंदन को उदास देखकर वह उसे अपने घर बुलाती है। ये ले चाय, पी ले। अभी अभी चाय बनाया था। और बता, इतना उदास क्यों है तू? कुछ नहीं चाची, बस घर को लेकर थोड़ा परेशान हूँ। मुझे बता सकता है कि तू किस बात के लिए इतना परेशान है? आखिर मैं तेरी चाची हूँ। नहीं, यूं ही परेशान हूँ। माँ कभी कुछ गलत नहीं कहती है। मुझे पता है तेरी माँ तुझे शादी ना करने के लिए कह रही होगी। अरे उसे तो मैं 30 सालों से जानती हूँ। जब आपको पता है तो आप माँ को क्यों नहीं समझाती हो? मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तू चिंता मत कर, तेरी शादी में नंदिनी से ही करवा कर रहूंगी। मुझे नहीं लगता चाची जी कि माँ इस शादी के लिए कभी राजी होंगी। ये तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है और तुझे फैसला करना है कि तुझे किसके साथ रहना है। इसलिए मैं तेरी शादी नंदिनी से करवा कर रहूंगी। अब इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज सुलोचना कुंती के घर आती है और कुंती को समझाती है। अरे कुंती, सुना है तूने अपने बेटे से ये कहा है कि तू उसकी शादी तेरे पसंद से करवाएगी, ना कि उसके पसंद से। मुझे बदनामी नहीं चाहिए और मैं ये चाहती हूँ कि लड़की अपनी बिरादरी की हो। आजकल के बच्चे मानते कहाँ हैं? मैं तो कहती हूँ करवा दे शादी।
कल को कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो बस तुझे समझाने आई हूँ। तो ये बात आप चंदन तक पहुंचाइए ना कि माँ शादी के खिलाफ है। अगर ये बात उसके तक पहुंच गई तो वो जाकर आप जाकर उससे कह दीजिएगा कि उसकी माँ भी जिद्दी है। सुलोचना जब अपनी देवरानी कुंती के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो वह भी फैसला करती है कि अब चंदन की शादी वो नंदिनी से करवा कर रहेगी, क्योंकि उसकी अदालत में तो विवाद बढ़ता था ना कि घटता था। एक रोज चंदन की माँ चंदन को ढूंढ रही होती है। ये लड़का ना जाने कहाँ चला गया है। कल शाम को कहकर गया था कि दोस्त के घर जा रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है। पूरी रात बीत गई। माँ मैं आ गया, आप मुझे ढूंढ रही थी। कहाँ था तू? एक मिनट, ये लड़की कौन है तेरे साथ? कहीं तूने शादी तो नहीं कर ली? माँ शादी कर ली मैंने। मुझे माफ कर दो कि मैंने आपके खिलाफ जाकर शादी की है। लेकिन क्यों? क्या तूने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा? और तूने ऐसा किया क्यों? क्योंकि माँ जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे अलग नहीं रह सकता था, इसलिए शादी करनी पड़ी। चंदन की माँ ये सब देखकर हैरान थी। तभी वहाँ सुलोचना का आना होता है और सुलोचना को देखकर कुंती समझ जाती है कि ये सब इसी का किया धरा है। पहले आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी, अब आप मेरे बेटे की जिंदगी खराब करने में लगी हुई हैं। दीदी आप चाहती क्या है मुझसे? तू भी कैसी बातें कर रही है? मैं तो बस दो प्यार करने वालों को मिला रही थी। आप ये सब जानती थी ना कि मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, फिर भी आपने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी रजामंदी के खिलाफ जाकर आपने इनकी शादी करवा दी। अब तो तेरे बेटे की शादी हो गई है ना, तो तुझे उसे बड़े प्यार से अपनाना चाहिए, ना कि रोना धोना लगाना चाहिए। चंदन चल तू अंदर आजा। जिस तरह से तूने अपनी चाची की बात मानी है ना, इस तरह से तू उनके साथ भी रही हो। तूने मुझसे बिना पूछे शादी कैसे कर ली? अब तो हो गई शादी, मैं चलती हूँ। अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दे और उसे अपना ले। सुलोचना अपना दाव चल चुकी थी। अब कुंती पर सारी बातें आ जाती हैं। कुंती बेचारी क्या करती? अब उसके नालायक बेटे ने अपनी चाची की अदालत में जाकर शिकायत लगाई और चाची की अदालत ने फैसला किया कि चंदन की शादी उसी से होनी चाहिए जिससे वो प्यार करता है और उसे शादी की मंजूरी भी दे दी जाती है। माँ मुझे पता है आपको मेरी इस हरकत से बहुत दुख पहुंचा है, लेकिन माँ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और जितना प्यार मैं आपसे करता हूँ उतना प्यार मैं इससे भी करता हूँ, तो दोनों में से किसी को नहीं चुन सकता था। माँ माँ प्लीज मान जाओ ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करता तो तुम मुझसे पूछता कि मैं ये शादी करूं या ना करूं, लेकिन तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि मैंने शादी कर ली है। माँ मैं कह तो रहा हूँ मेरी गलती थी, मुझे आपसे पूछना चाहिए था। सुलोचना की अदालत ने तो चंदन की शादी उसकी माँ से बिना पूछे ही करवा दी थी और यही फैसला कुंती को नागवारा था। लेकिन बेचारी अपने बेटे और बहू को अपनाना सही समझती है, क्योंकि सुलोचना तो चाहती थी कि मोहल्ले के हर घर में कलेश हो और उसकी देवरानी के घर में तो जरूर कलेश हो। सरला की बहू कोमल उसके बेटे सूरज से भी ज्यादा काली थी। हालांकि सूरज तो सांवला था, लेकिन कोमल बहुत ही ज्यादा काली थी। उन दोनों की एक 9 साल की बेटी रोशनी थी, जो कि इतनी गोरी थी कि उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वो सूरज और कोमल की बेटी है, जिस वजह से कोमल और सूरज को भी कई बार लोग शक की निगाहों से देखते। एक रोज शाम के समय विमला के घर सरला बैठी हुई थी। तभी विमला सरला से कहती है, सरला कुछ भी बोल ले, लेकिन तेरी पोती बहुत ही सुंदर है और एक मेरे पोता पोती है, बिल्कुल अपने माँ बाप पर गए हैं काले कोयले से। अरे विमला, तुझे पता भी है, जब मेरी बहू ने रोशनी को जन्म दिया तो नर्स उसे लेकर आई। मैंने उसे देखा और नर्स से कहा, ये मेरी बहू का बच्चा है। बता, तुझे भी शक हुआ था? और मुझे भी, लेकिन मैंने तुझे कुछ नहीं कहा। तो पता नर्स बोली, हाँ हाँ माताजी, दुर्गा ने जन्म लिया है और मैं भी उसे देखती रह गई, लेकिन मुझे भी शक हो रहा था, तभी मैंने भी रोशनी का डीएनए टेस्ट करवा दिया था। तो क्या सच में ये तेरे ही बहू बेटे का बच्चा है? हाँ हाँ, ये मेरे ही खानदान का खून है, तब से इस पर इतना प्यार आने लगा, पूछ मत। बता, कोयले के खदान से हीरा मिला है तेरे बेटे और तेरी बहू को। रोशनी सच में बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो सूरज और कोमल की बेटी है। अब देर शाम जब सरला विमला के घर से आती है तो वो अपनी पोती रोशनी से कहती है, रोशनी, माँ कहाँ है तेरी?
शाम का खाना पीना नहीं बनाएगी? मम्मी ने कब का खाना भी बना दिया और मुझे खिला भी दिया। तो तू अपनी माँ के हाथों से खाना खाकर आई है। कितनी बार कहा है उससे दूर रहा कर, वरना अपने कालेपन का परछावा वो तुझ पर भी डाल देगी। ये सब कोमल भी सुन रही होती है, लेकिन वो अपनी सास सरला को कुछ भी नहीं कहती। अब अगली सुबह जैसे ही रोशनी स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी वो अपनी दादी को कहती है, दादी आप मेरा बाल नहीं बांधो, आज मैं अपनी मम्मी से बाल बनवाऊंगी। ना ना, सुबह सुबह उसकी शक्ल देखकर स्कूल जाएगी। मैं बांध रही हूँ ना बाल। माँ आप मेरी दोस्त रूही की तरह मेरा बाल बांध दो। अब कोमल जैसे ही रोशनी के बाल बांधने लगती है, वैसे ही सरला कोमल को ताने मारते हुए कहती है, बहू ये तो तेरी ही तरह होती जा रही है। मैं तो समझाती हूँ इसे, लेकिन ये समझती ही नहीं है। कम से कम तू ही समझाया कर। दादी मैं नहीं समझूंगी जब तक आप मेरी मम्मी को काली बोलोगी। अच्छा, तो अब इसे तूने जुबान चलाना भी सिखा दिया होगा। कल को ये तेरी तरह रंग रूप लेकर हो जाएगी, तेरे परछावे में पलेगी तो क्या होगा इसका? माँ जी आप ये कैसी बातें करती हैं? भला कोई काले लोगों के साथ रहकर काला हो जाता है क्या? सरला को कभी ये पसंद नहीं था कि रोशनी अपनी माँ के साथ रहे, उससे बात करे, क्योंकि सरला का मानना था कि अगर रोशनी उसकी बहू कोमल के साथ रही तो उसकी तरह ही काली हो जाएगी। अब देर शाम कोमल रोशनी के पास के एक दुकान पर उसे लेकर जाती है, जहाँ एक औरत रोशनी को देखकर कहती है, हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? आप तो बहुत सुंदर हो। अपनी माँ पे गई होगी। जी नहीं, ये अपनी माँ पर नहीं गई, इसकी खूबसूरती तो ऊपर वाली की देन है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वैसे आप इनके घर पर झाड़ू पोछा का काम करती हैं क्या? अरे आंटी आपको पता नहीं है क्या, ये मेरी मम्मी है। आप इसकी मम्मी है? भगवान तेरी लीला गजब है, कहीं अंधेरा तो कहीं बल्ब है। अब कोमल और रोशनी घर आते हैं तो सरला रोशनी से कहती है, अपनी तरह ही बना दिया तेरी माँ ने। अब बचा क्या है? कहाँ घूमने निकले थे दोनों माँ बेटी? माँ जी इसे बिस्किट दिलाने गई थी, ये जिद कर रही थी, लेकिन आपको पता है दुकान पर एक अनजान औरत मिल गई। वो रोशनी से कहने लगी, तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम ऐसी हो तो तुम्हारी माँ कैसी होगी? फिर क्या, उसने भी तुझे नौकरानी या फिर चोरनी बना दिया होगा? माँ जी आपको कैसे पता कि उसने मुझे नौकरानी बनाया? तेरा शक्ल ही इन दो लोगों से मिलता है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। रोशनी बेशक छोटी थी, लेकिन उसे समझ तो आता ही था। वो अपनी दादी की कही हर बात समझती थी। अब अगले रोज सरला कहीं गई हुई थी और कोमल को हॉस्पिटल जाना था। ऐसे में कोमल रोशनी को घर पर छोड़कर नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो रोशनी को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। अब हॉस्पिटल में अपने पैरों के दर्द की दवा लेकर जैसे ही कोमल कैंटीन के पास आती है तो रोशनी कोमल से कहती है, मम्मी मम्मी मुझे ये चॉकलेट खानी है। अभी कुछ समय पहले ही तो खाई है ना चॉकलेट, इतना मीठा नहीं खाते, दांत खराब हो जाएंगे। नहीं मुझे ये खाना है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। अब कोमल जैसे ही रोशनी को खींचकर हॉस्पिटल के बाहर लाने लगती है, एक आदमी कोमल को रोक लेता है और कोमल से कहता है, अरे मैडम रुकिए रुकिए, किसका बच्चा है ये और आप इसे लेके कहाँ जा रही हैं? क्यों खींच रही हैं इसे ऐसे? किसका बच्चा से आपका क्या मतलब है, और आप कौन? देखिए मैं जो भी हूँ, शराफत से आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बच्चा किसका है? अजीब जबरदस्ती है, ये मेरा बच्चा है। और आप कौन होते हैं मुझे रोक कर ये पूछने वाले? जी मैं जो कोई भी हूँ, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि आप इसे कहाँ लेके जा रही हैं। बेटा ये आपकी मम्मी है, डरो मत बेटा। बताओ क्या ये आपकी मम्मी है या फिर इन्होंने आपको डराया धमकाया है? जी आप मेरी बेटी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और रोशनी जरा इन्हें बताओ कि आपकी मम्मा हूँ ना मैं? देखा, ये बच्ची आपकी हो ही नहीं सकती है। देखो तो आप दोनों में कितना फर्क है। और ये बच्ची, ये बेचारी डर के मारे कुछ कह नहीं पा रही है। ये बातें चल ही रही होती है, तभी विमला कोमल को दिख जाती है और कोमल विमला को आवाज लगाकर कहती है, विमला आंटी सुनो, जरा इधर तो आना। जी आप इन्हें जानती हैं क्या? क्या ये बच्ची इनकी है? हाँ बिल्कुल, ये बच्ची इनकी ही है, लेकिन आप कौन? तो आप भी इनकी गैंग का हिस्सा है। अरे बहू, ये किस गैंग की बात कर रहा है? और हम तो अड़ोसी पड़ोसी हैं। मुझे चॉकलेट चाहिए मम्मी, मुझे वही चॉकलेट खानी है। बेटा अगर ये आपकी मम्मी है तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तुम कुछ बोलने दोगे किसी को तभी वो बोलेगा ना। बिना बात किसी के मैटर पर घुसने की आदत जो हो गई है तुम लोगों को। अब विमला के साथ ही कोमल और रोशनी घर आते हैं और घर आते ही विमला सरला से कहती है, सरला अपनी बहू को कहीं भेजती है तो अपने पोती को मत भेजा कर, वरना ये किसी दिन बच्चा चोरी के आरोप में जेल जाएगी। बच्चा चोर?
अब इसे किसने बच्चा चोर बना दिया? हॉस्पिटल वालों ने इसे घेर रखा था और कह रहे थे कि ये बच्चा किसका है। राम राम राम, कितनी बार कहा इस औरत को कि रोशनी को कहीं बाहर ना ले जाया कर अपने साथ, लेकिन ये सुनती ही नहीं है। अरे वो लोग तो इसे आने भी नहीं दे रहे थे, वो तो मैं मिल गई और रोशनी ने इसे मम्मी कहा, तब जाकर इसे आने दिया लोगों ने। भगवान बचाए, इसे कहती हूँ जब तुम माँ बेटी का शकल मैच नहीं होता तो क्यों घर से बाहर निकलते हो, लेकिन ये है कि सुनने का नाम ही नहीं लेती। मैं तो कहती हूँ बहू कि तू रोशनी को लेकर निकला ही मत कर। किसी दिन चोर चोर कहकर लोग मार बैठेंगे इसे। माँ जी अब मैं क्या करूँ, भगवान ने ही ऐसा बनाया है ना मुझे। अब अगली रोज कोमल को रोशनी के स्कूल में बुलाया जाता है और कोमल भी स्कूल पहुंचती है पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। और तभी रोशनी की टीचर रोशनी को कहती है, आपके घर से कोई नहीं आया रोशनी बेटा? हाँ आई है ना मेरे घर से भी, वो रही मेरी मम्मी। अरे बेटा आपके पापा या मम्मी को बुलाया था, आपके घर के काम वाली को नहीं। टीचर ये मेरी मम्मी है। मम्मी अंदर आओ ना, मेरे दोस्तों से भी मिलो। ये आपकी मम्मी ही है ना? सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप इसकी मम्मी हो। मिस आपको मेरी मम्मी कैसी लगी? मम्मी आप भी कुछ बोलो। कोमल और रोशनी को देखकर हर किसी को हैरानी होती थी, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। रानी शादी करके अपने ससुराल में अपने पति माधव के साथ कदम रखती है, जहां वो घूंघट उठाकर अपनी सास मीना का आशीर्वाद लेने जा ही रही होती है कि तभी मीना उसे रोकते हुए बोलती है, बहू बहू रुक, ये घूंघट मत हटाइयो अभी। अरे तेरा ये चांद सा चेहरा मैं मुंह दिखाई पर ही देखूंगी। ठीक है मम्मी जी, जब आपने कहा है तो मैं अपनी मुंह दिखाई तक घूंघट करके रहूंगी। माँ अब आपका और आपकी बहू का ये मुंह दिखाई का डिस्कशन खत्म हो गया हो तो हम अपने कमरे में जाएं, मुझे बहुत थकान हो रही है। अरे जरूर बेटा जा, बहू जा तू भी आराम कर ले। कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है और शाम के समय तेरी मुंह दिखाई की रखी है, तो कल तो आराम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, इसलिए अभी कर ले। जी मम्मी जी। रानी माधव के संग अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, जहां दोनों पति पत्नी अपनी शादी की पहली रात को एंजॉय करते हैं। अगली सुबह रानी जल्दी उठकर नहा धोकर घूंघट किए अपनी सास के सामने आती है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर बोलती है, मम्मी जी मैं आज अपनी पहली रसोई में सबके लिए रसमलाई बनाना चाहती हूँ, तो क्या मैं बना सकती हूँ? अरे वाह बहू, रसमलाई नेकी और पूछ पूछ बना ले, जब तक मैं माधव को उठाती हूँ। कुछ ही देर में रानी सबके लिए रसमलाई बनाकर ले आती है और माधव व मीना मिलकर उसको खाते हैं और रानी की बहुत तारीफ करते हैं। नाश्ते के बाद मीना एक खूबसूरत सी साड़ी लेकर रानी के कमरे में आती है और उसको देते हुए बोलती है, बहू ये साड़ी तो शाम के समय अपनी मुंह दिखाई में पहन लियो, और हाँ ज्वेलरी साड़ी असली पहनियो, गोल्ड वाली। आखिर मेरी एक लौती बहू की मुंह दिखाई है, मोहल्ले वालों को पता लगना चाहिए कितनी सुंदर बहू है मेरी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। शाम के समय सभी मेहमान और मोहल्ले वाले घर में आ जाते हैं और कुछ ही देर में रानी भी तैयार होकर लंबा सा घूंघट किए सबके बीच आकर बैठ जाती है, जिसके बाद मीना की पड़ोसन विमला बोलती है, अरे मीना बहन इजाजत हो तो। अरे मीना बहन, बहू तो तुम सच में रानी जैसी लाई हो, तुम्हारे और माधव के तो भाग ही खुल गए। शुक्र है इसने अच्छा ही बोला, वरना इसके मुंह से कम ही अच्छा निकलता है। बहन अब किस्मत की बात है, बाकी मेरी बहू शक्ल सूरत से ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत अच्छी है। विमला के बाद सभी मोहल्ले की औरतें एक एक करके रानी का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखकर उसकी मुंह दिखाई करती हैं और तोहफे देकर चली जाती हैं। जिसके बाद अब दिन आम दिनों की तरह गुजरने लगे थे। शादी को महीने से ऊपर हो चुका था। रानी सारे घर की जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है और साथ ही अब उसका मोहल्ले की औरतों से भी अच्छा खासा रिश्ता बन गया था। ऐसे ही एक शाम मीना हॉल में बैठकर टीवी देख रही थी, तभी उसका फोन बजता है और वो कॉल उठाकर बोलती है, अरे सरला बुआ जी कैसी हैं आप, और गांव में सब कैसे हैं? अरे गाँव में सब ठीक है बहू। मैं कह रही थी कि मैं शहर आ रही हूँ तेरे घर। माधव बेटवा की नई नई शादी हुई है, इसीलिए उसकी बहुरिया की मुंह दिखाई जो करनी होगी, अब बड़े बुजुर्ग की गैर मौजूदगी में मुंह दिखाई थोड़ी होती है। अच्छा बुआ जी, हे भगवान, बुआ जी को अगर पता चला कि मुंह दिखाई हो गई है तो उन्होंने तो ताने मार मार के मेरा जीना दुश्वार कर देना है। क्या करूं क्या करूं? अरे बहू क्या हो गया, सांप सूंघ गया? अच्छा कल शाम माधव बेटे को स्टेशन भेज देना मुझे लेने, रखती हूँ। सरला इतना बोलकर फोन रख देती है, जिसके बाद मीना के प्राण सूखने लगते हैं।
और वो अपनी बहू रानी को आवाज लगाकर बुलाती है और उससे बोलती है, बहू, कल तेरी बुआ दादी सास आ रही है। हमारे खानदान में ऐसा रिवाज है कि बड़े बुजुर्गों की गैर मौजूदगी में बहू की मुंह दिखाई नहीं होती। लेकिन तेरी शादी के समय हमने इनको न्योता तो भेजा था, लेकिन ये आ नहीं पाई। हमें लगा नहीं आएंगी, इसलिए मैंने अगले ही दिन तेरी मुंह दिखाई करवा दी। लेकिन अब ये आ रही हैं, और वो भी तेरी मुंह दिखाई के लिए। क्या माँ जी, इस घर में मेरी दूसरी मुंह दिखाई में आएगा कौन? और ये बुआ सासू माँ को बता देंगे ना कि मुंह दिखाई हो गई, बस वो देख ले मुंह मेरा। नहीं बहू, उनको पता लगा तो उनको बुरा लगेगा कि अब इन शहर में रहने वालों को बुजुर्गों की अनुमति की जरूरत ही नहीं है। दोनों सास बहू अब प्लान बनाती हैं कि सरला को ये नहीं बताएंगे कि मुंह दिखाई हो गई है, और रानी अपनी बुआ सास के सामने लंबा सा घूंघट लिए घूमेगी। अगले दिन शाम को माधव अपनी बुआ दादी को लेकर घर आता है, जहाँ सरला के आते ही मीना और रीना उसके पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती हैं। जिसके बाद सरला रानी का घूंघट देखकर बोलती है, बहू का इतना लंबा घूंघट देखकर लग रहा है कि इसकी मुंह दिखाई अभी तक हुई नहीं। बहुत अच्छा किया मीना तूने, वरना मेरे दिमाग में तो यही था कि कहीं तेरी नई नवेली बहू मोहल्ले भर में आम सी तो नहीं हो गई। अरे नहीं बुआ दादी सासू माँ जी, मम्मी जी ने मुझे बताया था कि मुंह दिखाई से पहले अपना चेहरा किसी को ना दिखाइयो, इसलिए मैंने तो माधव जी को भी अपना चेहरा नहीं दिखाया। सच में बहू, तू तो बड़ी समझदार है, बिल्कुल अपनी बुआ दादी सास पर गई है। खैर, अब से तू बस मुझे बुआ जी बोल लियो। इतना लंबा बुआ दादी सासू माँ जी बोल कर तेरी जुबान थक जाएगी। जी बिल्कुल, जैसा आपको ठीक लगे। अब मीना, कल शाम को बहू की मुंह दिखाई का प्रोग्राम रख ले। और बहू, मैं तेरे लिए खानदानी साड़ी लाई हूँ, तू उसे ही पहनियो, फिर देखियो कैसे रानी लगेगी। सरला इतना बोलकर कमरे में आराम करने चली जाती है। जिसके बाद माधव अपनी माँ और बीवी से बोलता है, माँ, रानी, बुआ दादी से झूठ तो बोल दिया, लेकिन मोहल्ले वालों को बोलोगे क्या कि हमारी बहू की दूसरी मुंह दिखाई है? दोबारा वही चेहरा देखने आ जाना। बेटा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, करना तो पड़ेगा ही। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, मैं मोहल्ले की औरतों को समझा दूंगी। 1 महीने में मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है उनसे, वो सब मेरी बात मान जाएंगी। पर बहू संभल के बाहर जाइयो, कहीं सरला बुआ जी ने देख लिया तो कहेंगी नई बहू अभी से बाहर क्यों जाने लगी। ठीक है मम्मी जी। रात के खाने के बाद जब सरला आराम करने अपने कमरे में चली जाती है, उसके बाद रानी बाहर जाकर मोहल्ले की औरतों को कल की मुंह दिखाई के बारे में सब समझा देती है, सिवाय बिमला के। मीना जानकर बिमला को ना बुलाने को कहती है, क्योंकि बिमला की आदत है घर में पंगे करवाने की। लेकिन जब रानी की दूसरी मुंह दिखाई की बात बिमला को पता चलती है तो वो बोलती है, अच्छा जी, मीना ने मुझे नहीं बुलाया अपनी बहू की दूसरी मुंह दिखाई में। मैं भी देखती हूँ फिर कैसे सफल होती है दूसरी मुंह दिखाई। अगले दिन शाम के समय सरला की मौजूदगी में घर की सजावट का काम पूरा होता है। जिसके बाद सभी आस पड़ोस की औरतें आना शुरू होती हैं। कुछ ही देर में रानी भी सरला की दी हुई साड़ी पहनकर सज धज के लंबा सा घूंघट लिए नीचे आती है। जिसके बाद सरला वहां आई औरतों से बोलती है, चलो बहनों, आज मेरी बहू की मुंह दिखाई है, एक एक करके रस्म की शुरुआत करो। सरला की बात सुनकर औरतों की भीड़ में आई विमला आगे आकर बोलती है, मैं करती हूँ इस दूसरी मुंह दिखाई की शुरुआत। वैसे माफ करना मीना बहन, तुमने बुलाया नहीं मुझे, लेकिन मैं फिर भी आ गई। अब तुम्हारी पड़ोसन हूँ तो घर का मामला समझ के मैं आ गई। अरे विमला, सही किया, भूल गई होगी मीना। चल अब तू शुरुआत कर। सरला के कहने पर विमला रानी का घूंघट उठाती है और बोलती है, अरे ये क्या मीना बहन, पहली वाली इमारत को पेंट कर दिखा रही हो क्या? मुझे तो लगा माधव बेटे की दूसरी शादी वादी हो गई है तो उस बहू की मुंह दिखाई होगी, लेकिन ये तो रानी बहू ही है। इसको आए हुए तो महीने से ऊपर हो गया, मोहल्ले का बच्चा इसकी शक्ल देख चुका है। सही कहा विमला, मेरी बहू की पहले ही मुंह दिखाई हो गई है और इस बात का पता मुझे था। मैं तो देखना चाहती थी कि मेरी खुशी के लिए ये इस बात को छुपाते हैं कि नहीं, और मीना ने तो बहू का फर्ज निभाया और मुझे नहीं बताया कि रानी की मुंह दिखाई हो गई, ताकि मुझे बुरा न लगे। लेकिन फिर भी मैंने ये दूसरी मुंह दिखाई की रस्म करवाई, बस अपनी खुशी के लिए। लेकिन आखिर तुमने साबित कर दिया कि जहाँ इतने पड़ोसी रानी का साथ देने के लिए चुपचाप इस दूसरी मुंह दिखाई में आए हैं, वहीं तुम सिर्फ इसमें विघन डालने आई हो। इसी कारण नहीं बुलाया था तुम्हें। बुआ जी, आपको पता था
हमें माफ कर दीजिए। ना बहू, माफी मत मांग। और रानी जैसी बहू की दूसरी क्या, जितनी बार भी मुंह दिखाई करवाओ कम है। मुझे तुझ पर और रानी पर गर्व है। बाकी ऐसे पड़ोसी और लोग तो हर जगह मिलेंगे, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सरला की बात सुनकर विमला का सर शर्म से झुक जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद रानी की दूसरी मुंह दिखाई भी धूमधाम से होती है। प्रीति कियारा आडवाणी की फैन थी, जो हमेशा ही अपने बॉयफ्रेंड कबीर से कहती रहती थी, कबीर, तुम में मुझे पाने के लिए कबीर सिंह जैसा पागलपन होना जरूरी है। प्रीति, मैंने माना कि तुम कियारा की बहुत बड़ी फैन हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब वो जो भी करे हम भी वही करें। देखो, कबीर सिंह में कियारा का नाम प्रीति था और संजोग ये रहा कि मेरा नाम भी प्रीति है और तुम मेरे कबीर, जो कि तुम्हारा रियल नाम भी तो है। ठीक है, आज से मैं तुम्हारा कबीर सिंह और तुम मेरी प्रीति। प्रीति कोई भी लड़ाई झगड़ा होने पर सबसे पहले कबीर को कॉल करके बुलाती थी और कहती थी, तुम कबीर सिंह की तरह सबको बताओ कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और हर कोई मुझे कुछ बोलने से पहले डरे। ऐसे में एक रोज प्रीति के कॉलेज में एक लड़का प्रीति से कहता है, क्यों प्रीति, आज तो कतई जहल लग रही है। तेरा कबीर सिंह कहाँ है, आज आया नहीं क्या? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कबीर को पता लगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। पहले बुला तो उस डरपोक कबीर को, मैं अभी तो देखूं वो आकर मेरे साथ क्या ही कर लेगा। तभी प्रीति कबीर को कॉल लगाकर कहती है, कबीर, कहाँ हो तुम? जल्दी से कॉलेज आओ, मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है और ध्यान रहे कि आकर तुम्हें कबीर सिंह की तरह डायलॉग्स बोलने हैं। यार मैं नहीं आ सकता हूँ, तुम खुद ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हो और फिर मुझे कॉल करके कहती हो कि कबीर बन जाओ मेरे। तुम ये सब खुद देख लो। अगर तुम नहीं आए 15 मिनट में तो मैं कर लूंगी ब्रेकअप और मेरा दूसरा कबीर सिंह जो होगा वो तुम्हें बताएगा कि प्रीति को कैसे पाया जाता है। आ रहा हूँ मेरी माँ, आ रहा हूँ। हर बार एक ही धमकी देती है। गुड बॉय, गुस्से में एंट्री लेना और 4 डालना और याद रहे कि तुम्हें ये डायलॉग भी बोलना है, किसने हाथ लगाया मेरी प्रीति को, किसने। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। अब कबीर परेशान हो जाता है कि आज तक उसने किसी को गाली भी नहीं दी है और उसकी गर्लफ्रेंड उसे कह रही है कि 4 डाले। ऐसा वो कैसे कर सकता था। ऐसे में थोड़ी देर में कबीर कॉलेज पहुंचता है और प्रीति से कहता है, कहाँ है वो लड़का प्रीति जिसने मेरे होते हुए तुम्हें छेड़ा? वो खड़ा देखो कबीर, उसको आज छोड़ना नहीं। कबीर जैसे ही उस लड़के को देखता है तो वो हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर था, जिसे देखते ही कबीर डर जाता है और जैसे ही उसके पास जाता है तो कियारा कबीर से कहती है, 4 डालो इसे, इसने तेरी प्रीति पर नजर डाली है। कबीर, तुम चुप रहोगी? मैं बात कर रहा हूँ ना। क्यों भाई, कबीर सिंह लड़ेगा और वो भी मुझसे? भाई भाई भाई, जाने देते ना बात को। प्रीति वैसे भी आपकी बहन जैसी है। बहन होगी तेरी, अपन कॉलेज की किसी लड़की को बहन नहीं मानते, समझा? ओए कबीर, तू इससे ऐसे क्यों भीगी बिल्ली बनकर बात कर रहा है? मैंने कहा ना तुम चुप करो, मैं कर रहा हूँ ना बात। तू डिसेंट है रे कबीर सिंह, जा तेरे प्रीति को मैं जाने देता हूँ। ये देखकर प्रीति को गुस्सा आ जाता है और वो कबीर से कहती है, तू रहने दे, मैं दूसरा बॉयफ्रेंड बना लूंगी, फोकट का। चल निकल यहाँ से, कबीर सिंह बना हुआ है। अब जैसे ही प्रीति गुस्से में घर पहुंचती है, वैसे ही प्रीति की माँ सुमन प्रीति से कहती है, आ गई कबीर सिंह की बेवा गर्लफ्रेंड, आज कौन सा नया तमाशा करके आई है? मेरा मूड खराब है, आप ना ही बोलो तो अच्छा होगा। क्योंकि तेरे कबीर सिंह ने तुझे धोखा दे दिया, ये तो अच्छी बात है। अब तो तू शादी के लिए मानेगी तो सही। मैं कबीर को कभी छोड़ने नहीं वाली और आपका ये सपना भी कभी पूरा नहीं होगा कि मैं किसी और से शादी कर लूं। क्या बोली तू? अरे ये असल जिंदगी है, कियारा आडवाणी की कबीर सिंह की पिक्चर नहीं, समझी तू? लेकिन मैं इसे सच करके ही रहूंगी, समझी ना आप? और मैं तेरी शादी करवा के रहूंगी किसी दूसरे से, समझी ना तू? और अगर इस बार तूने फोन करके उस फटीचर कबीर सिंह को घर बुलाया ना तो झाड़ू और चप्पल खिलाकर ही भेजूंगी उसे। माँ, आपने क्या समझ रखा है मेरे कबीर को? वो भी मुझे सबके सामने हाथ पकड़कर यहाँ से लेकर चला जाएगा। सुमन को भी पता था कि प्रीति का चक्कर किसी कबीर नाम के लड़के से चल रहा है, जिस वजह से मोहल्ले में उसकी खूब बदनामी हो चुकी थी। लेकिन प्रीति भी मानने के लिए तैयार नहीं थी वो किसी और लड़के से शादी करे, क्योंकि उस पर तो कियारा का भूत सवार था। वो भी कियारा की तरह अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। एक रोज सुमन प्रीति से कहती है, प्रीति, संडे तुझे देखने वाले आ रहे हैं, तू उन्हें पसंद है, अब बस शादी की डेट फिक्स करनी है। मैं तो शादी करूंगी तो सिर्फ अपने कबीर से, वरना कवारी रहूंगी। अब तो तू देख,
इस बार मैं तेरी शादी करवा के ही रहूंगी। इस बात से परेशान प्रीति कॉलेज जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को कहती है, कबीर चलकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या? हम घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तू मुझसे प्यार करता है अपने घर वालों से? पहले मुझे ये जवाब दे। तुझसे भी तो प्यार करता हूँ ना मैं, लेकिन मैं अपने घर वालों के खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? तू समझना यार। प्रीति कबीर को शादी करने के लिए कहती है, लेकिन वो अपने घर वालों का हवाला देकर उसे मना कर देता है। लेकिन फिर भी प्रीति कबीर को मंदिर ले जाकर शादी कर लेती है और कबीर से कहती है, चल अब डर क्यों रहा है, मैं मना लूंगी तेरी माँ को। चल अब मुझे अपने घर लेके चल। मुझसे नहीं होगा, मैं घर नहीं जा सकता। माँ सही कहती है, तू एक नंबर का फटीचर है। अब जैसे तैसे कबीर को मनाकर उससे वो शादी कर लेती है और उसके साथ घर जाती है। अब जैसे ही कबीर और प्रीति कबीर के घर पहुंचते हैं, वैसे ही कबीर की माँ शकुंतला कबीर के साथ लड़की को देखकर कबीर से कहती है, कबीर तूने शादी कर ली, वो भी इतनी सोनी लड़की को भगाकर। तेरे में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? सासू माँ, इसमें कोई हिम्मत नहीं थी मुझे भगाने की। वो तो मैं इसके बिना नहीं रह सकती थी और मेरी माँ मान नहीं रही थी। वैसे मान तो आपका बेटा भी नहीं रहा था इस शादी के लिए, लेकिन मैंने करवा ही ली शादी। बहू तूने तो कमाल ही कर दिया। इसको देखकर तो मुझे लगा था कि इससे कौन ही शादी करेगा। सासू माँ कोई नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, ये ठीक हो जाएगा। आपका लाडला इतना डरता है और आपने भी इसका नाम कबीर रख दिया। तो फिल्म वाले कबीर सिंह की बात कर रही है ना बहू? हाँ, मैं कियारा की फैन हूँ, तभी तो आपके बेटे से प्यार वास्ते शादी रचाई मैंने। शकुंतला प्रीति को अपनी बहू इसीलिए भी मान लेती है क्योंकि उसका बेटा कबीर बहुत ही सीधा साधा था, जिसे देखकर हर कोई यही कहता कि इससे शादी करने वाली भी इसे छोड़कर चली जाएगी। लेकिन प्रीति तो तेज तरार थी और शकुंतला को ऐसी ही बहू चाहिए थी। ऐसे में इधर जब प्रीति की माँ सुमन को ये पता चलता है कि उसकी बेटी ने कबीर से शादी कर ली है, तो वो प्रीति को कॉल करके कहती है, कैसी है मेरी प्रीति अपने बेवड़े कबीर सिंह के साथ? माँ क्यों फोन किया? मैं एकदम मस्त हूँ अपने कबीर की बाहों में। मैंने तुझे इसलिए फोन किया है क्योंकि मुझे जब पता चला कि तूने उस बेवड़े से शादी की है, तो मैंने तेरे अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी। पहली बात तो मेरा कबीर च्युइंगम नहीं खाता और वह बेवड़ा होना बहुत दूर की बात है। और आपको मेरे अंतिम संस्कार की ढेरों शुभकामनाएं। चल फोन रख बेशरम, बिल्कुल अपने बाप पर गई है। अब अगले दिन ही शकुंतला के दिमाग में कबीर सिंह फिल्म को लेकर बातें चल रही थी कि प्रीति और कबीर ने जिनसे इंस्पायर होकर शादी की है। ऐसे में शकुंतला सोचती है, कहीं मेरी बहू पहले से तो प्रेग्नेंट नहीं है। एक पल को मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा, पर मेरी बहू तो बहुत तेज है, वो कुछ भी कर सकती है। क्योंकि कबीर सिंह वाली फिल्म में भी तो प्रीति शादी से पहले ही वो सब ना बाबा ना। यही सोचते हुए शकुंतला अपनी बहू प्रीति से कहती है, बहू मुझे तुझसे कुछ पूछना है। पूछूं क्या? जी सासू माँ, आपको जो पूछना है वो पूछ लो। तू कियारा की फैन है और जब उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी करी थी तो तूने भी कबीर से ही शादी की, अपने घर वालों के खिलाफ जाकर। तो क्या कबीर सिंह की फिल्म के जैसे वो प्रीति शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, कहीं तू भी तो? माँ जी, आपको अपने बेटे को देखकर क्या लगता है वो ऐसा कुछ करेगा? शादी में तो 100 नखरे किए हैं, वो भी लड़कियों की तरह। हाँ ये भी है, तू सही कह रही है। मुझे तो उस पर अपने से ज्यादा भरोसा है। आपका बेटा तो एक मक्खी ना मारे और आप बात कर रही हो वो सब। माँ जी आप भी ना। इस तरह प्रीति अपनी फेवरेट कियारा की तरह अपने कबीर से ही शादी करती है, वो भी तब जब कियारा सिद्धार्थ से शादी करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।